हिसाब से टोटल लायबिलिटी इनकी जो बनती है वो 100 से लेके 150 करोड़ के आसपास बनती है। मतलब भारतीय कंपनी जो है, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, चाहे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो, चाहे टाटा हो, इनकी टोटल सब मिलाकर के जो लायबिलिटी बन रही है वो 100 से 150 करोड़ के आसपास है। बाकी सारे कॉम्पनसेशन जो हैं वो देने पड़ेंगे जो मल्टीनेशनल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनको। और एयरक्राफ्ट का जो इंश्योरेंस है उसमें भी उन्हीं को देना है, जो बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें से 1500 करोड़ का इन्होंने डिमांड अब जाना है, जो 1500 करोड़ रुपए उन्हें मिलने हैं। सवाल यह है कि अप्रैल 2025 में 100 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवरेज क्यों बढ़ाया गया? इसका मतलब है कि विक्रम साराभाई की जो बेटी हैं वो अगर पोस्ट करके कह रही हैं कि, हालांकि मैं उनके पोस्ट से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन वो कह रही हैं कि ये पूरी तरह से, जिसके बारे में शुबाइब ने पहले खुलासा किया कि बोइंग 787 के मैन्युफैक्चरिंग के में बहुत सारे दोष थे, और ये बात बोइंग कंपनी के ही इंजीनियर्स ने आकर के बताई थी, जो विसिल ब्लोअर बने थे। बाहर आकर के उन्होंने कहा था, जो सीनेट से गुजरना पड़ा उनको, सीनेट के सामने उन्होंने कहा कि हमने जब यह आवाज उठाई कि बोइंग का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें डिफेक्ट है और आप लोगों के जान से खेलने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो जिन लोगों ने यह आवाज उठाई उन्हीं को साइडलाइन कर दिया गया, उन्हीं के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया, और अब उनकी बात सच साबित हो रही है। अप्रैल में एक इंजन के रिप्लेसमेंट की बात हुई है इसी एयरक्राफ्ट AI 171-7878 बोइंग का, इसी के रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। इसका मतलब है कि कंपनी को मालूम था कि कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है इस पर्टिकुलर विमान का, इसी पर्टिकुलर विमान की बात मैं कह रहा हूं जिसकी दुर्घटना हुई है। इसी पर्टिकुलर विमान का जो कवरेज है उसमें विमान का नंबर, एयरक्राफ्ट का नंबर वगैरह सब जाता है ना कि साहब ये एयरक्राफ्ट है, ये इसका डेट ऑफ इंसेप्शन है, ये इतने दिन तक इसके चलने की बात है, उड़ान भरने की बात है, ये इसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है एयरक्राफ्ट का वो प्रोड्यूस करना पड़ता होगा। जब आप नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस करने जाते हैं तो आपको भी अपना फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस करने जा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो पहले से है और उसके इलाज के लिए आप इंश्योरेंस करने जा रहे हैं। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी के झोल इतने हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी असल में एक कंसोर्टियम है, ये बड़े बड़े कांग्लोमरेट का, और वो अपने वारे न्यारे करती है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने ऑफिसेस को आग लगा देती है, उनका ऑफिस इंश्योर्ड रहता है और वो इंश्योरेंस का पैसा लेकर के वारे न्यारे कर लेते हैं, और इसमें इंश्योरेंस कंपनी की भी मिलीभगत होती है। और मुझे मालूम है कि इस देश में एक मीडिया कंपनी के मालिक के ऊपर इस तरह के आरोप, संगीन आरोप लगे थे। मीडिया कंपनी के मालिक, उन्होंने खुद अपने ऑफिस में आग लगवा ली और फिर वो इंश्योरेंस का पैसा लेकर के उन्होंने वारा न्यारा कर लिया। तो ये इंश्योरेंस के पैसे के वारे न्यारे होती हैं, लेकिन लोगों के जान की कीमत नहीं होती है। एयरक्राफ्ट खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, तो 1500 करोड़ रुपए उन्हें मिल जाएंगे। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो गाड़ी है या एयरक्राफ्ट है या कोई भी ऐसी वस्तु है कम्युनिकेशन का जिसका इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो और भी चौंकाने वाला है। 241 करोड़ में 241 लोगों को निपटा दिया जाएगा। अब एक व्यक्ति की जान की कीमत उन्होंने 1 करोड़ रुपए आंकी है, क्योंकि वो एयर से ट्रैवल कर रहे हैं। जब आप नॉर्मल टिकट भी बुक करने जाते हैं ना, तो वहां भी आपकी इंश्योरेंस आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। आप सोचिए, आप गलती से भी आपने इंश्योरेंस पे 251 रुपया, 300 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, जो भी आता है आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, आपका तो एयर ट्रैवल सिक्योर्ड हो गया। अब
अगर वो प्लेन क्रैश करता है तो अगर आपका टिकट उस इंश्योरेंस कवरेज में है तो वो पैसा अलग से मिलेगा, और कंपनी जो दे रही है कॉम्पनसेशन वो पैसा अलग से मिलेगा। अब इसमें जब मिलने के लिए जाएगा तो कहेगा कि नहीं, कंपनी आपको नहीं देगी, कंपनी एयर सर्विस में ही आपने सेलेक्ट किया हुआ है और आपका इंश्योर्ड है, इस इंश्योरेंस में आपको 1 करोड़ मिलेगा या 50 लाख मिलेगा या 10 लाख मिलेगा, तो उसमें मेंशन रहता है 10 लाख से 20 लाख 25 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस अगर जो मेंशन्ड है वही आपको पैसे मिलेंगे, इसके अलावा पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन एयरक्राफ्ट अगर क्रैश करता है तो उसके लिए 1500 करोड़ रुपए का क्लेम करने जा रही है एयर इंडिया। उनको मिलना चाहिए, हम इस पर कोई आपत्ति नहीं उठा रहे हैं। सवाल है कि अप्रैल 2025 में ही 100 करोड़ बढ़ाया गया। वो इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि कंपनी को मालूम था कि हमारी इस एयरक्राफ्ट की जो फिटनेस है वो बहुत पुख्ता नहीं है और कभी भी कुछ हो सकता है। यही बात बोइंग के इंजीनियर ने अप्रैल 2024 में बताई थी। तब सारे इंजीनियर्स को, उन सारे लोगों को इस कंपनी ने फायर कर दिया, उनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। और यही आधार बना उनको फायर करने का, उनके खिलाफ एक्शन लेने का। लेकिन आज 1500 करोड़ रुपए का क्लेम बोइंग खुद जा रही है और वो करेगी, उनको पैसा मिलेगा भी मिलेगा। 1988 में मुंबई से अहमदाबाद की ही फ्लाइट थी, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोबारा अहमदाबाद क्रैश के नाम से ये फिर मशहूर हो रहा है। मुंबई अहमदाबाद फ्लाइट इसी तरीके से क्रैश की थी और उसमें 150 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी। उसमें से आज भी 27-28 लोगों के केस, मुकदमे 1988 से लेकर आज तक, मतलब 37 वर्षों तक वो मुकदमा चल रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिला है। अब वो मुकदमा किस बात का था? मुकदमा था कि एक व्यक्ति आईआईएम अहमदाबाद के एलुमनाई थे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। इन लोगों ने कहा कि साहब, हमारी तो उस वक्त ही इनकम लाखों में थी और उस वक्त जो मुआवजा राशि घोषित की गई, 1988 की मैं बात कह रहा हूं, हालांकि वो मुआवजा उस हिसाब से काफी होता है, लेकिन 1988 में जो मुआवजा राशि थी वो 2 लाख रुपए प्रति यात्री था। 2 लाख रुपए की मुआवजा देने की बात सरकार ने की थी, एयरलाइंस ने की थी। उस 2 लाख रुपए को नहीं लेने के लिए कुछ लोगों ने मुकदमा किया और उन्होंने कहा कि आपको सभी यात्री को समान रूप से आप नहीं तौल सकते हैं या सबकी वैल्यूएशन आप नहीं कर सकते हैं एक जैसा। उसमें से कुछ यात्रियों ने अदालत का शरण रुख किया और अदालत में पिटीशन लगाया कि मेरे फला व्यक्ति का जो एनुअल इनकम था ये था, उस एनुअल इनकम के हिसाब से कॉम्पनसेशन आप डिसाइड कीजिए, जो आज तक सेटल नहीं हुआ है। 27-28 लोग पिछले 37 वर्षों से मुआवजे राशि के लिए घूम रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन इधर 1 करोड़ रुपए देने की बात हुई है। अब वो सारी पैराफर्नेलिया डिसाइड किया जा रहा है कि कैसे, किनको, कब दिया जाएगा। इसीलिए डीएनए मिलान किया जा रहा है, क्योंकि डीएनए का मिलना बहुत जरूरी है। उससे जस्टिफाई होगा कि हाँ, ये जो शव है, ये जो यात्री है, ये उसी यात्री का शव है जो हमारे एयरक्राफ्ट से यात्रा कर रहे थे, और जो परिवार वाले क्लेम कर रहे हैं वो दोनों का मैच हो रहा है। डीएनए का जब तक मिलान नहीं होगा तब तक कंपनसेशन की भी बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब जब डीएनए मिलान हो जाएगा तब एक प्रक्रिया चलेगी, तब जाकर के कभी जाकर के उनको कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन फिर वही बात होगी जो 1988 में हुई थी। 1988 में यह कहा गया था कि अगर हमारा वैल्यूएशन, हमारा इनकम, हमारा कमाने वाला व्यक्ति या महिला या पुरुष जो भी है वो गुजर गए हैं, आप उनका 2 लाख रुपए कैसे वैल्यूएशन कर रहे हैं? तो वैल्यूएशन उनकी हैसियत से कीजिए, उनकी काबिलियत से कीजिए, उनके इनकम से कीजिए कि वो व्यक्ति अगर जिंदा रहते तो कितना इनकम होता। उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तो आप एक प्रोपोर्शनेट
कॉम्पनसेशन का प्लानिंग करेंगे और डिसप्रोपोर्शनेट कॉम्पनसेशन अगर देंगे तो हम वो कबूल नहीं करेंगे। और आज तक 27 लोग 28 लोग जो हैं वो अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जब ये 1-1 करोड़ के कॉम्पनसेशन की बात हो रही है तो ये 1-1 करोड़ ही क्यों? उस वक्त 2 लाख था, आज से 37 साल पहले। आज 1-1 करोड़ ही क्यों? ये कॉम्पनसेशन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? 5 करोड़ का क्यों नहीं? 3 करोड़ का क्यों नहीं? 1 ही करोड़ क्यों हुआ? और एयरक्राफ्ट के लिए आप 1500 करोड़ का क्लेम कर रहे हैं। मतलब जो बोइंग